नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। एसआईआर यानी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के दिल्ली से लेकर के बिहार तक सियासी हंगामा जारी है। एक तरफ संसद में इस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है, वहीं बिहार विधानसभा में भी आज जमकर हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर झड़प हुई। तेजस्वी ने एसआईआर रद्द करने को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो सीएम नीतीश ने उनको पुरानी बातें याद दिलाई। तो कुल मिलाकर के बिहार विधानसभा में पूरे दिन हंगामा चलता रहा। हंगामे के बीच कुछ विधेयक पेश किए गए। विपक्ष के वॉकआउट के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। प्योर पॉलिटिक्स में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्ष मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विरोध क्यों कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उससे पहले क्या कहा है, जरा आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के, चाहे टाइमिंग का सवाल हो या डॉक्यूमेंट का सवाल हो, या जो बिहार के लोग जो पलायन करके दूसरे राज्य कमाने खाने गए हैं उनकी जहाँ तक बात हो, या जो इलेक्शन कमीशन का कल लगभग 55 लाख लोगों का उन्होंने अनुपस्थित पाया, या सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा जो दिया उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। और अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर दल के लोगों से वो बुलवाएंगे, यानी जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का। लेकिन कुछ लोग, हल्की राजनीति करने वाले लोग, सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। अरे सुनो ना, पहले है ना, ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है, क्या था वो ये बजट। और विश्लेषण के लिए आपको सीधा मेरे सहयोगी अदिति नागर के पास लिए चलते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। अदिति, जाहिर है जो 2 सवाल है जो विपक्षी पार्टी पूछ रही है, तेजस्वी पूछ रहे हैं, एक तो टाइमिंग को लेकर के सवाल है, दूसरा आधार को लेकर के सवाल है। आधार के लिए ये साफ तौर पर कहा गया कि जितनी आबादी है उससे ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। टाइमिंग को लेकर के कहा गया कि चूंकि जो अभी चुनाव है वो नजदीक है, ऐसे में समय की कमी थी और ये अब पूरे देश में भी करवाया जाएगा। लेकिन तेजस्वी अपने एजेंडे को रख रहे हैं, नीतीश कुमार उनको वहां पर जवाब दे रहे हैं। ऐसे में चुनाव के समीकरण इस समय किस दिशा में जाते हुए नजर आते हैं? देखिए, लगातार विरोध जारी है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो विधानसभा बिहार में किस तरीके से इसको लेकर चलता है, चाहे कानून की व्यवस्था हो, चाहे एसआईआर मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब क्योंकि संसद में लगातार कवर कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि पूरा विपक्ष एसआईआर के मामले में एकजुट है। आज सुबह भी और कल भी राहुल गांधी हो चाहे जया बच्चन हो, पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल कर रहा है। अब जब हम विपक्ष से सवाल करते हैं कि एसआईआर का मुद्दा अगर आपको इलेक्शन कमीशन से पूछना है तो आप वहां जाइए, लेकिन विपक्ष इस बात से अडिग है कि हम संसद के अंदर आवाज उठाएंगे
और सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक लिहाज से प्रेरित इसको माना जा रहा है। अब 90 से ज़्यादा आंकड़े 97 तक ये माना जाता है, 97% जो है फॉर्म पहुंच चुके हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ आंकड़े अगर यहाँ पर दूँ तो लगभग 90% से ज़्यादा फॉर्म जमा हो चुके हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा 97%। राइट। और आप देखिए कि 52 लाख वोटर, अगर इस पूरे आबादी के 6.6% वोटर्स ऐसे हैं जिनके वोट रद्द हो गए। मैं यहाँ पर एक बार जो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि फरवरी 2024 तक आपने वेरीफाई किया था, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपने वेरीफाई किया, और उस समय ये कहा गया कि सब कुछ ठीक है और कोर्ट में गए। और अब उस जनवरी से लेकर अब अगस्त तक, यानी लगभग 1-1.5 साल के अंदर आपने 52 लाख वोटर्स यानी 6.5% वोटर्स को कह दिया कि वो वोट के मान्य नहीं है। वजह क्या है? 18 लाख वोटर मृत हैं, शिफ्ट हो चुके हैं 26 लाख वोटर, फिर डुप्लीकेट वोटर 7 लाख बताएगा, ये डुप्लीकेट वोटर। अब और इसके साथ साथ नॉट ट्रेसेबल 11,000 के आसपास। सत्ता पक्ष ये बोलती है कि यही विपक्ष जब ये आरोप लगा रहा था महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि वोटों में धांधली हुई है और डबल वोट पड़े हैं, तमाम तरीके की बातें। अब ये SIR जो इंटेंसिव रिविजन है, ये इंटेंसिव रिविजन के माध्यम से हम ये चेक कर रहे हैं कि कोई डुप्लीकेशन ऑफ वोट ना हो जाए। हम इस इंटेंसिव वेरिफिकेशन से ये चेक कर रहे हैं कि कोई धांधली ना हो, गड़बड़ ना हो, कोई मृत व्यक्ति का वोट न दे रहा हो। तो ये वो करेक्शन है, मेथड है। लेकिन विपक्ष साफ तौर पे कह रही है कि वो विपक्षी पार्टियों के 10 से 15% वाले वोट बैंक को काटना चाहती है, 10 से 15% वोट बैंक कम करना चाहती है। तो ये इस तरह की स्थिति सामने आ रही है। अब सवाल ये उठता है शिखा, सवाल ये है कि अब इसमें इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए, पर इलेक्शन कमीशन अपने लिहाज से काम कर रहा है। विपक्ष इलेक्शन कमीशन से बात नहीं करना चाहती। तो अंततः सवाल यह है कि वो इलेक्शन कमीशन से बात नहीं करना चाहती। राहुल गांधी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन वाले तो RSS के अधिकारियों की तरह नजर आते हैं, तो वो सड़क पे प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो संसद में प्रदर्शन करना चाहते हैं। अंततः इसका सल्यूशन नहीं निकल पाएगा और 25 तारीख आखिरी डेट है आपके फॉर्म जमा कराने की। जी बिल्कुल अदिति, और इसी डेडलाइन को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारी है वो भी तेज नजर आ रही है, और इसकी झलक आज विधानसभा के अंदर देखने को भी मिली। नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा था कि कुछ समय से वो बीमार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अदिति कि बिहार में इस समय एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बहुत हाई है, नीतीश कुमार के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी ऐसे इस पूरे मुद्दे को लेकर के किस तरीके से चुनाव लड़ने वाली है, क्या रणनीति अंदर खाने बन रहा है? देखिए, SIR के मुद्दे पे कोई बहुत अच्छा फीडबैक जाहिर तौर पे नहीं आ रहा, चाहे विपक्ष का हो चाहे लोगों का। हालांकि इलेक्शन कमीशन जब आंकड़े देती है कि लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लोगों ने ऑनलाइन भी फॉर्म भर के दिए हैं, लोगों ने फिजिकल फॉर्म में भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आपको आज बता दूं कि JDU के सांसद है, JDU वो पार्टी है नीतीश कुमार जिसकी सरकार है, उनके सांसद है गिरधारी यादव। उन्होंने ये कहा कि मेरे को 10 दिन लग गए पूरा फॉर्म जमा कराने में, मेरा बेटा अमेरिका में है, 1 महीने में वो फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो SIR है ये थोपने जैसा है, जबरदस्ती है। इलेक्शन कमीशन को प्रैक्टिकलिटी नहीं पता, भूगोल नहीं पता, ये तमाम आरोप JDU के सांसद की तरफ से लगाए गए। और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जल्दबाजी और अव्यवहारिक है। अब देखिए, जाति जनगणना का मुद्दा बीजेपी बहुत पहले विपक्ष से ले जा चुकी है, क्योंकि ये सब कुछ, अगर विपक्ष कह रही है कि ये सब कुछ राजनीतिक लिहाज से प्रेरित है, तो जाहिर तौर पे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। तो ये 2 बड़े मुद्दे, एक SIR का मुद्दा, इंटेंसिव रिविजन के माध्यम से 10 से 15% वोटों में कटौती करनी है, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। अब ये अच्छी बात है कि जो नीतीश कुमार गायब थे वो आज बोलते नजर आए और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। लेकिन ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष अपने चुनावी मुद्दे के लिहाज से आगे बढ़ रहा है। SIR, अब इससे 2 चीजें हैं, या तो विपक्ष पहले ही ये घोषित कर रहा है कि ये चुनाव में धांधली हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र मॉडल निकला था, अब ये कि नया मॉडल लेकर आए हैं बिहार में, तो जिससे कि अगर चुनाव में हार हो तो ये पहले ही बोले कि हमने तो कहा था कि चुनाव में धांधली हो रही है।
तो जाहिर तौर पे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आपने पूछा कि बिहार चुनाव किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो बिहार चुनाव इन दो डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है विपक्ष के लिए, कि विपक्ष बात कर रहा है कि ना ही लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल है और एसआईआर जो पूरी धांधली है वोटरों को लेकर, और वहीं सत्ता पक्ष, और खास तौर पे आप 21 जुलाई के बाद देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते नजर आएंगे कि अगर ये सरकार आती है, हो सकता है अब जंगल राज का जिक्र कम हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी खराब नजर आ रहा है। तो अब ये बात होगी कि ये वो लोग हैं जो नौकरी के नाम पे आपसे जमीन ले लेते हैं। तो विपक्ष के पास अपने द्वारा किए गए काम, डबल इंजन की सरकार के काम, नरेंद्र मोदी के काम, महिलाओं के लिए किए गए काम, और अभी आपने देखा कि कैसे डोमिसाइल कर दिया था, कैसे युवा बोर्ड बना दिया है, और महिलाओं के खाते में पैसे जाने को लेकर और विकास की बात के साथ साथ वो समय याद दिलाना, चाहे वो जंगल राज के लिहाज से हो, चाहे नौकरी के बदले जमीन लेने के लिहाज से हो। तो यही नैरेटिव है जो चुनाव के लिहाज से आगे बढ़ रहा है हैंड इन हैंड। लेकिन अभी 21 अगस्त तक का समय बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर पे तो चर्चा के लिए सरकार मान गई है, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष मजबूती से दिल्ली में संसद भवन में आवाज उठा रहा है और ये कह रहा है कि ये धांधली है, इसको बंद किया जाना चाहिए। अदिति, इससे कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा लोकसभा चुनाव में संविधान का एक नैरेटिव विपक्षी पार्टी ने सेट किया और कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है उस पर असर भी साफ तौर पर नजर आया। अब एसआईआर का ये मुद्दा है और बिहार विधानसभा बहुत ज़रूरी भी है इस चुनाव को जीतने के लिए, बीजेपी इसे जीते या एनडीए जीते। ऐसे में क्या एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टी इस समय एक नैरेटिव सेट कर रही है और क्या इसका नुकसान नीतीश कुमार को हो सकता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनता अब स्मार्ट है, कोई भी मुद्दा हो, जैसे अभी अगर जाति जनगणना अनाउंस नहीं हुई होती तो अभी जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा होता। ये सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? क्योंकि जाति जनगणना होगी तो अनुपात पता लगेगा और अनुपात के लिहाज से नौकरी मिलनी चाहिए, अनुपात के लिहाज से आरक्षण मिलना चाहिए। विपक्ष का ये मुद्दा होगा। तो नैरेटिव तो सभी सेट कर रहे हैं। एक तरफ सरकार नैरेटिव सेट कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में हम विजय भव हो गए, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं। आप देखेंगे कि जब सोमवार मंगलवार को जब चर्चा होगी तो बार बार ये नैरेटिव सेट किया जाएगा कि सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया, 100% स्ट्राइक रेट है। नैरेटिव ये कि अगर मोदी की सरकार है तो टेररिज्म या दूसरे देश से इस तरह की जो आंख उठेगी तो उसे जवाब दिया जाएगा। वैसे ही विपक्ष नैरेटिव सेट कर रही है कि आप लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जिससे कि या तो पोलराइजेशन हो, और ये सब कुछ जो है वो चुनावी राजनीति के लिए हो रहा है। तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है विपक्ष की। जैसा मैंने आपको कहा, दो मुद्दे, एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि लगातार इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, डबल इंजन की सरकार होने के बाद नहीं है। तो अब बात आती है जनता की। आज चिराग पासवान का एक बयान आता है। चिराग पासवान कहते हैं संसद के अंदर कि जब सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को राजी है तो हंगामा किस बात का है। पर चिराग पासवान बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र नहीं करते। चिराग पासवान पटना में होते हैं तो नीतीश कुमार के काम पर सवाल उठाते हैं, पटना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठाते हैं, एडीजी के बयान पर सवाल उठाते हैं। लेकिन जब वो दिल्ली आते हैं तो वो अपनी अलायंस में होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी से ये सवाल नहीं करते कि लॉ एंड ऑर्डर पे क्या किया जाए। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सब नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन सब में सबसे तेज होती है जनता। अल्टीमेटली ये जनता एसआईआर के मुद्दे पर क्या सोचती है, क्या वाकई में जनता को वो 10 कागज इकट्ठे करने में परेशानी हुई, ये सब पता चलेगा जब वोट पड़ेंगे। जब वोट पड़ेंगे, वोट डलने जाएंगे, तब पता चलेगा कि जनता ने ये जो नैरेटिव विपक्ष से सेट करने की कोशिश की उसको कितना बाय किया है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एक तरफ तो कटघरे में है नीतीश कुमार, जाहिर तौर पे अलायंस की सरकार है, लेकिन वहीं वो महिलाओं के लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। युवा बोर्ड के लिए किया, उससे कितना युवाओं का इम्पैक्ट आता है, कितना चिराग पासवान इम्पैक्ट ला पाते हैं युवा के लिहाज से। तो ये सब कुछ पता लगेगा जब आप चुनाव में जनता को वोट करते देखेंगे। फिलहाल जनता चुप है, साइलेंटली सब कुछ देख रही है, पक्ष विपक्ष अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, पर इसका नतीजा क्या होगा वो जनता उस दिन घर से निकल के अपने हाथ अपनी उंगली से वो बताएगी। बिल्कुल, 35% जो आरक्षण की बात रखी गई है
बिहार सरकार की तरफ से अदिति, इसका कितना फायदा नीतीश को मिल सकता है? क्योंकि आधी आबादी का वोट बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है और नीतीश कुमार को बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम रही है। ऐसे में 35% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में डोमिसाइल का इसमें जिक्र है। जाहिर है कुछ ना कुछ बेनिफिट नीतीश कुमार इससे लेकर जाएंगे। और दूसरा सवाल ये कि निशांत को लेकर के भी चर्चाएं बहुत हो रही हैं, जो नीतीश के बेटे हैं अदिति। देखिए, चर्चाएं तो नीतीश कुमार की दिल्ली आने की भी हैं। चर्चाएं तो ये भी हैं कि क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे। निशांत चुप हैं, पर निशांत को लेकर भी काफ़ी सारी चर्चाएं हैं। जाहिर तौर पे अभी उनका पार्टी कार्यालय में उनका जन्मदिन तक मनाया गया, तो जाहिर तौर पे उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं लाया जा रहा, क्योंकि परिवारवाद के लिए हमेशा नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, वो विरोध करती रही है। हालांकि सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड देखें तो वो उनके दशपुष्ट परिवार की वजह से आज सम्राट चौधरी बिहार में सब कुछ संभाल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें नज़र भले ही आ रही हैं, लेकिन अब बात होती है 35% आरक्षण का आपने जिक्र। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2005 से नीतीश कुमार, और जब नीतीश कुमार जो पिछले 15 साल से हैं, 20 साल से हैं, उन्होंने बहुत बदलाव लाए। ज़ाहिर तौर पे डकैती, फिरौती, अपहरण, महिला सेफ्टी, शराबबंदी, इन बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे आंकड़े नजर आए। सबसे पहले पिंक साइकिल नीतीश कुमार ने दी थी महिलाओं के लिए, और मुझे याद है जब मैं उस समय चुनाव कवर करने गई थी शिखा, तब मुझे एक महिला ने कहा था कि अब मुझे बिट्टू के आने का इंतज़ार नहीं। बिट्टू उनका बेटा था, बोले मुझे कुछ सामान मंगाना होता था तो बिट्टू रात को आएगा तब जाके सामान लाएगा। अब मेरी बेटी साइकिल उठाती है, सामान भी लेने जाती है, समय से सामान लेकर आती है, मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये बदलाव हमने देखा था बिहार में। उसके बाद शराबबंदी हुई, शराबबंदी का विरोध नीतीश कुमार को झेलना पड़ा। और आज जब हम बात करते हैं फिनेंसिस के इशू की, शराब से सबसे ज़्यादा टैक्स किसी भी राज्य में आता है, लेकिन किसी भी सरकार का ये फैसला लेना कि लॉ एंड ऑर्डर के चलते शराबबंदी की जाएगी, वो टैक्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है राज्य सरकार के लिए। लेकिन ये हुआ। ये बात अलग है कि आज भी शराब तस्करी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक जेनरिक व्यू है कि वो ड्राई स्टेट है और उससे कई महिलाओं के लिए सेफ्टी की बात है। और फिर महिलाओं के लिए असंख्य काम किए गए नीतीश कुमार द्वारा, और महिलाएं इसको मानती हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी इसको अडॉप्ट किया था। महिला वोट बैंक को कैसे साधना है बीजेपी ने अडॉप्ट किया। पिछले कई समय में देखा कि महिलाओं ने सत्ता के अंदर, सत्ता के बाहर पॉलिटिकल पार्टीज को किया है। तो एक बार फिर दो वोट बैंक, महिला वोट बैंक और ईबीसी, ये दोनों वोट बैंक को साधने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। ईबीसी पे उनको आंख बंद करके विश्वास है। और अब डोमिसाइल की बात आती है। पहले, अब ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि क्या उत्तर प्रदेश की महिला बिहार में काम नहीं कर सकती। पहले वो फॉर्म भरती थी और काम करती थी, लेकिन अब इसको डोमिसाइल कर दिया गया है। लेकिन बिहार के लिहाज से देखें तो ये बहुत अच्छा है। 35% महिलाओं को, वो भी बिहार की महिलाओं को अगर नौकरियां मिलती हैं तो वो अपने आप में महिला सशक्तिकरण का एक बड़ी बात है। पहले वो बट जाती थी, लेकिन अगर यही बिहारी व्यक्ति महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पुणे में, कहीं और जाके काम करना चाहे, उत्तर प्रदेश में, और अगर वहाँ डोमिसाइल कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हालांकि एक डिबेटेबल टॉपिक है बड़े एस्पेक्ट पे, क्योंकि 35% बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अगर बिहार के लिहाज से और वोटिंग के लिहाज से आप पूछें, चुनावी लिहाज से पूछें, तो ये मास्टर स्ट्रोक है महिलाओं को डोमिसाइल देना। अब सवाल उठता है युवा बोर्ड की मांग लगातार तेजस्वी यादव कर रहे थे युवाओं के लिए, और युवा हर हफ्ते सड़क पे आए, पेपर लीक के मुद्दे पर, नौकरी बेरोजगारी के मुद्दे पर। अब युवा बोर्ड बनाने से कितना समाधान युवाओं को लगता है, ये एक सवाल है, क्योंकि बोर्ड बनने का मतलब है विचार विमर्श, सल्यूशन नहीं है। तो जाहिर तौर पे बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, पर नीतीश कुमार अपने महिला वोट बैंक और ईबीसी वोट बैंक के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी पार्टी और उनको ये डर है कि हमें बीजेपी के साथ रहते हुए भी बीजेपी से अलग दिखना है, और चिराग पासवान एक बड़ी चुनौती है, प्रशांत किशोर उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, आरजेडी बड़ी चुनौती है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती है, और ये चुनौतियाँ जाहिर तौर पे जो सत्ता चला रहा होता है उसके सामने होती है। तो बिहार का चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग हो चुका है। संसद भवन में बिहार बिहार के नारे होते हैं, एसआईआर पर विरोध होता है, वहीं विधानसभा में भी हंगामा लगातार हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर और एसआईआर को लेकर। अब ऐसे में अल्टीमेटली जनता सब देख रही है वो आखिर में क्या फैसला लेती है, और नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरेंगे, आप देखें शिखा, ये बहुत बड़ी बात है कि 11 साल में नरेंद्र मोदी 52 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अभी भी
जब वो गए थे हाल ही में जब बिहार के दौरे पे 9 जिलों में वो दौरा और करने वाले हैं चुनाव से पहले। तो बिहार को उन्होंने और भी बहुत कुछ दिया है। जनता जानती है कि सड़कें बनी, फ्लाईओवर बन रहा है, विकास की बहार है। तो अब ये जनता डिसाइड करेगी कि उनको कौन पसंद है और किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपना दमखम बिहार चुनाव में दिखा रही हैं। बिहार चुनाव का नतीजे एक बड़ा नैरेटिव देश में तय करने वाले हैं। बिल्कुल अदिति, एक संक्षिप्त में आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। बीजेपी इस समय बड़ा साइलेंट है, जो भी तमाम काम है या फिर जो भी चीज़ें हैं देने बिहार की जनता को, वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ज़रूर हो रहा है, लेकिन जैसे बात एसआईआर की होती है, जो कुछ भी समय बिहार में चल रहा है, उसमें बीजेपी काफ़ी साइलेंटली काम कर रही है। इसके पीछे की वजह क्या? स्ट्रैटेजी है, देखिए सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी अभी मैदान में आए हैं और आपने देखा कि आखिरी बार आए तब जंगल राज का जिक्र तो नहीं किया, विपक्ष ने उठाई बात की इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने इसका भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी जिक्र नहीं किया। उन लोगों को ढांढस नहीं पाता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नौकरियां हम दें और अगर वो नौकरियों का दावा कर रहे हैं आरजेडी या विपक्ष तो वो आपसे अपनी जमीनें लें। अभी नरेंद्र मोदी अपने फुल स्विंग में आना बाकी है और आप देखेंगे जब बिहार में जब नरेंद्र मोदी जाएंगे तो वो नए नैरेटिव के साथ आएंगे। लेकिन संभवतः अभी बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक अलग से रणनीति तैयार हो रही है, जो एक सरप्राइज एलिमेंट के सामने आएगी। अब आप देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट के भी चुनाव सितंबर में होना है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि क्या बिहार से कोई बड़ा चेहरा होगा। कर्पूरी ठाकुर को जिस तरीके से भारत रत्न की बात हुई, वो भी बिहार में नरेंद्र मोदी ने की। तो नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए आज नहीं लंबे समय से मैसेजिंग देने की कोशिश की। अब बात एसआईआर पे अगर साइलेंट है तो सरकार का ये मानना है कि एसआईआर का मुद्दा सरकार से रिलेटेड नहीं है। अगर सरकार इस पर बोलने लगेगी तो लगेगा कि कहीं ना कहीं सरकार बैक करती है। अगर किसी को किसी से दिक्कत है तो वो जाके बात करें। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को इनवाइट किया है, राहुल गांधी नहीं गए, विपक्ष के कुछ लोग गए। तो अगर आपको महाराष्ट्र चुनाव में दिक्कत थी तो वो इलेक्शन कमीशन ने पूरा पारदर्शी तरीके से वेबसाइट पे रखा, बुलाकर वो समझाना चाहते थे। तो अब तय आपको करना है कि आपको इलेक्शन कमीशन से जाकर टेबल टॉक करनी है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए थे। तो क्योंकि आपने संक्षिप्त में कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल पार्टीज बाद में गई, पहले दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन गए। तो जो विपक्ष है उसका साफ ही मानना है कि उनको आंदोलन खड़े करने हैं जिससे वो मैसेज दे सकें। इसलिए एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुप है। बिल्कुल, तो देखिए बिहार में चुनावी रणनीति इस समय बनाई जा रही है। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन कौन इन वादों पर खरा उतरेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आदित्य, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।